पढ़ेंगे कि वेंटिलेटर केयर आपके पास क्या है। पहले हम जस्ट ओवरव्यू देते हैं कि वेंट आपके पास क्या है। वेंट हमारे पास एक मैकेनिकल सपोर्ट हम देते हैं। जब आपके पास मरीज़ खुद सांस नहीं लेता है तो उसको जब हम मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं तो उसको हम वेंट पे अटैच करते हैं। अब हम मैकेनिकल सपोर्ट कब कब देते हैं वो आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं कि किस किस कंडीशन में, किस किस डिजीज़ में हम मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं मरीज़ को, तो हम पढ़ते हैं। प्रीवियस पेपर में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज वेंट से आए थे, जो प्रीवियस चैप्टर था, मतलब एग्जाम था, आप लोगों से सीनियर जो थे, तो इस वजह से वेंट को आप लोगों ने डिटेल से समझना है, उसको समझना है। फिर ये मत कहना कि आईसीयू में हमारी ड्यूटी नहीं लगी तो हमें वेंट नहीं आता है। अच्छा, फर्स्ट क्या है हमारे पास, मैकेनिकल वेंटिलेशन इज वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स यूजुअली बाय अ वेंट। अ वेंटिलेटर डिलीवरीज गैस टू द लंग्स विथ आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। अब वेंट आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मैकेनिकल सपोर्ट है। मैकेनिकल सपोर्ट मींस आपके लंग्स खुद काम नहीं करते हैं तो इसलिए हम बाहर से उसको सपोर्ट देते हैं। अब लंग्स क्यों काम नहीं करते, मल्टीपल रीजंस होते हैं। कौन कौन से रीज़न है वो आगे हम पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके रिब्स फ्रैक्चर हुए, जब रिब्स फ्रैक्चर हुए तो उसमें भी आपका मैकेनिकल सपोर्ट का आपको नीड होती है। या आपको कोई डिजीज़ हो गई, मीन्स नमूनिया हो गई या बाकी कोई डिजीज़, उसमें भी आपको मैकेनिकल वेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम सपोर्ट देते हैं। जब आपके सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है, आप सांस नहीं ले सकते हो, तो उस कंडीशन में हम मरीज़ को वेंट अटैच करते हैं। फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर दोनों उसको देते हैं। नेगेटिव प्रेशर किस तरह देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। वेंटिलेटर इज़ अ पीस ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये आपके पास एक मेडिकल टेक्नोलॉजी की एक मशीन है। पुराने ज़माने में ये बहुत बड़ा था, तो टाइम टाइम के साथ ये छोटे हुए। अब वेंट इतने छोटे हो गए कि आपके बैग में भी आप अपने साथ लेके जा सकते हो, इतने छोटे भी उसमें हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये बड़ा थे, पूरे रूम की तरह एक बड़ा एक मशीन था, तो टाइम के साथ साथ ये इतने छोटे हुए कि आप मोबाइल वेंट भी उसको हम कहते हैं। मोबाइल वेंट मीन्स अपने बैग में आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हो। दैट प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय मूविंग breathables air end to end out of the lungs to deliver breath to a patient who is physically unable to breathe or breathing insufficiency। अब इसमें क्या है कि ये एक मरीज़ को ब्रेथ देता है। ब्रेथ किस तरह देता है, ये मरीज़ को उस तरह ब्रेथ देता है, सही है, कि एक मरीज़ खुद सांस नहीं ले सकता है, वो कुछ इनसफिशिएंसी की वजह से, या उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, या उसमें पीएच लेवल उसमें कम हो जाता है, या मल्टीपल CO2 उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से भी हम उसको वेंट अटैच करते हैं। या मरीज़ की कोई इंजरी है या उसमें कोई डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से मरीज़ जब सांस खुद नहीं ले सकता है तो उसको हम बाहर से जब सांस देते हैं मरीज़ को, तो उसके लिए हम क्या अटैच करते हैं, वेंट अटैच करते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि वेंट आपके पास क्या है, आप उसको कहो कि ये आपके पास एक मशीन है जो हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन हम उसको देते हैं, हम उसको अटैच करते हैं, उस मरीज़ को हम देते हैं जो मरीज़ खुद को सांस नहीं ले सकता है या मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ भी हो, सही। फिर वेंट्स के आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, वो आगे हम पढ़ते हैं। पर्पस क्या है, क्यों हम लगाते हैं, टू मेंटेन और इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हम ऑक्सीजन को, और टिश्यूज़ को हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अब अगर आपके लंग्स में मसला है, क्योंकि हमारे पास जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो लंग्स में होती है, हमारे पास लंग्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम निकालते हैं और ऑक्सीजन को हम इन ब्लड में हम लेते हैं। तो अगर वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्लड पूरा ऑक्सीजन जो है उसके पास हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच होते हैं वो फिर टिश्यू तक नहीं पहुँचता है। जब टिश्यू तक नहीं पहुँचता तो परफ्यूजन वहाँ पे नहीं होगी, तो परफ्यूजन नहीं होगी, आपको क्लियरली पेरिफेरली एंड सेंट्रल साइनोसिस आपको नजर आएगा। पेरिफेरली सेंट्रल साइनोसिस आपको नजर आएगा, या आप जब उसको पल्स ऑक्स के थ्रू आप उसको चेक करते हो, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू आप चेक करते हो, मॉनिटर्स पे आपके पास पल्स ऑक्स है, तो उसमें आपके पास सैचुरेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन सैचुरेशन कम होता है उसके लिए हम ऑक्सीजन लगाते हैं। जब आप एबीजीज करते हो, एबीजीज में आपके पास 60 से उसका PO2 आपके पास 60 से कम होता है, सही। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर आपके पास ब्लड में 60 से कम होता है तो उस टाइम भी हम वेंट को प्रेफर करते हैं, हम वेंट पर लगाते हैं। ये आगे स्लाइड में है उसका डिटेल। टू डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग एंड इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट। एक तो ये मसला हुआ कि मरीज़ की वेंटिलेशन हम इम्प्रूव करते हैं या उसको टिश्यू परफ्यूजन कम होती है। दूसरा हमारे पास हम वेंट तब लगाते हैं कि जब उस मरीज़ की आपके पास परफ्यूजन नहीं होती, सही, मीन्स उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। फिर वेंट भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास एक्सटर्नल है, एक आपके पास इंटरनल है। वो किस तरह, वो आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडिकेशंस, किस किस मरीज़ को हम
अब ये लगा सकते हैं। इंडिकेशन में आपके पास है एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर, आपके पास रिस्पायरेटरी फेलियर हो एक्यूट, तो उसमें हम कॉमनली हम एक्सटर्नल वेंट लगाते हैं। एक्सटर्नल वेंट सीपेप या बाईपेप हम लगाते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसको जस्ट सपोर्ट देता है, जो एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर में हम वही लगाते हैं। दूसरा आपके पास मैकेनिकल फेलियर आपके पास है। मैकेनिकल फेलियर इंक्लूड्स न्यूरोमस्कुलर डिजीज एज माइस्थीनिया ग्रेविस, गुलेनबर्ग सिंड्रोम्स and poliomyelitis, failure of the normal respiratory neuromuscular systems, musculoskeletal abnormalities such as chest wall trauma, flail chest, infectious disease of the lungs such as pneumonia and tuberculosis। एक बात याद रखो कि जितनी भी आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, गुलेनबर्ग सिंड्रोम आपके पास है, पोलियोमाइलाइटिस है, जितनी भी है, तो उसमें ये होता है कि जब ये आपके पास लंग्स को इफेक्ट करता है, इसमें क्या होता है न्यूरॉन जो आपके होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, मीन्स फिर वो आपके लंग्स जो है वो सांस नहीं ले सकते हैं, आप खुद सांस नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपके पास क्या होते हैं मोटर और सेंसरी दोनों उसमें क्या होते हैं इफेक्ट होते हैं। जब वो इफेक्ट होते हैं फिर आप सांस लेने की अहल नहीं होती, जब आप सांस लेने की अहल नहीं होती हो तो फिर उसमें क्या होता है आपको विंड की ज़रूरत होती है। अगर ये आपके पास चेस्ट एरिया को इफेक्ट करता है तब ये होता है, अगर चेस्ट एरिया को इफेक्ट नहीं करता है तो फिर ये आपके पास क्या है वो उसमें हम विंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर पोलियोमाइलाइटिस की बात हम कर ले ये ज़्यादातर आपके पास लेग पे इफेक्ट करता है। अगर आपके पास लेग इफेक्ट करते हैं तो फिर उसमें उसकी नीड नहीं आती है विंड की। जो GBS आपके पास है इससे बहुत ज़्यादा कम पेशेंट जो है उससे बचते हैं। GBS का पेशेंट मैंने खुद देखा था, GBS का पेशेंट आप 40 डेज ही आपके पास विंड पे था, हमारे पास 40 डेज ही क्या था विंड पे था, क्योंकि उसके पूरे लंग्स जो थे वो काम नहीं करते। 40 डेज बाद वो एक्सट्यूबेट किया, विनिंग अप किया हमने, उसका ट्रिकॉस्टमी उसकी हुई थी। ट्रिकॉस्टमी क्या है कि मीन्स यहाँ पे हम विंड दो तरीक़ों से हम लगाते हैं। अगर प्रोलॉन्ग विंड हम लगाते हैं, विंड मशीन आप लगाते हो प्रोलॉन्ग ज़्यादा टाइम के लिए आप लगाते हो तो फिर हम ट्रिकॉस्टमी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रिके में एक सुराख करते हैं उसको हम ट्रिकॉस्टमी कहते हैं, उसकी थ्रू फिर हम उसके साथ हम TT ट्यूब उसको कहते हैं ट्रिकॉस्टमी ट्यूब। ट्रिकॉस्टमी ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं और उसके साथ फिर हम क्या करते हैं विंड अटैच करते हैं। एक हमारे पास TT ट्यूब के साथ हम अटैच करते हैं ट्रिकॉस्टमी ट्यूब के साथ, और दूसरा हमारे पास ETT एंडोट्रिकल ट्यूब्स जो आपके पास माउथ के थ्रू हम करते हैं। तो दो तरीक़ों से ये होता है। प्रोलॉन्ग होगा तो फिर आपने ट्रिकॉस्टमी आपके लिए बेटर है, क्योंकि वो आपके पास ओरल शोर ओरल के बहुत ज़्यादा मसले फिर बन सकते हैं, तो इसलिए आपके पास TT फिर बेटर है आपके पास। और फ्लेल चेस्ट का मतलब क्या है? फ्लेल चेस्ट का मतलब ये है कि आपके एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रामा हुआ, उसमें आपके रिब जो है वो फ्रैक्चर है और वो आपके लंग्स को सपोर्ट नहीं दे सकते। हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो डायफ्राम है और हमारे पास जो इंटरकास्टल मसल हैं वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं किस चीज़ के साथ? सांस लेने में हमारे पास हेल्प करते हैं। अगर उसमें कोई मसला आता है तो फिर हम सांस लेने के उस तरह अहल नहीं रहते हैं। जिस तरह इमेज में आप लोगों को दिखाई देता है कि उसमें रिब्स में क्या है 4 रिब्स है या 3 रिब्स से उसमें फ्रैक्चर हुआ है, तो इसलिए फिर उस मरीज़ को हम वेंट पे डालते हैं ताकि मरीज़ को सांस लेने में आसानी हो। नेक्स्ट सेकंड पे हमारे पास क्या है? एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा कि ABGs जब हम करते हैं वो गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, कम होता है, ऑक्सीजन आपके पास कम होता है 60 से कम, तो उस टाइम हम क्या करते हैं फिर हम मरीज़ को हम वेंट पे डालते हैं। उसका अपना क्राइटेरिया है वो आगे स्लाइड में है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ आपके पास जो है इन द फॉर्म ऑफ अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमिया। जो अस्थमा आपके पास हुआ उसमें ये आपके पास होता है कि अगर ये आपके पास एक्यूट होते हैं तो ये मेडिसिन से ठीक होते हैं, लेकिन जब ये क्रोनिक बन जाते हैं तो फिर आपको मसला होता है, फिर आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो फिर हम क्या करते हैं हम वेंट पे मरीज़ डालते हैं। तब डालेंगे कब कब को मरीज़ डालेंगे वेंट पे, कौन सा मरीज़ वेंट पे डालेंगे वो आगे स्लाइड में है क्राइटेरिया उसकी। कंडीशन सच एज पल्मोनरी एडिमा, एटेलेक्टेसिस एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी एडिमा हो गई या एटेलेक्टेसिस आपके पास हो गई या पल्मोनरी फाइब्रोसिस। एटेलेक्टेसिस कब होते हैं? मल्टीपल, एक तो ये है कि उसके अंदर कुशन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सही है, मीन्स जो आपके पास लंग्स के अंदर जो अलोलाई के अंदर जो कुशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा प्रोलॉन्ग बेडरिडन पेशेंट होते हैं। पर पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपके पास है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपके पास क्या है कि पल्मोनरी के अंदर आपके पास कोई मसला आ जाता है, सही है, तो ये डिफरेंट डिजीज़ है आपके पास। डिजीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी AHN में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो उस डिजीज़ को आप लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लो। पेशेंट हु हैज़ रिसीव जनरल एनेस्थीसिया एज वेल एज पोस्ट कार्डिक अरेस्ट। Patient often require ventilation support until they have recovery from the effects of the anesthesia and instead of the arrest। अब जब आपके पास मरीज़ कार्डिक अरेस्ट में जाते हैं तो उस टाइम भी विंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट में आप CPR करते हो
जब CPR हम करते हैं तो उससे अक्सर इस तरह होता है कि हार्ट उसका वापस आ जाता है, हार्ट बीट स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका लंग्स जो होते हैं वो काम नहीं करते। जब लंग्स काम नहीं करते तो उस टाइम फिर क्या होता है, फिर मरीज़ को नीड होती है वेंट की। लेकिन अगर आपके पास वेंट नहीं होता है तो फिर उस मरीज़ को फिर बचाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हर ICU और CCU में वेंट जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर वहाँ पे वेंट नहीं होती तो बहुत सारे पेशेंट हमारे साथ इस तरह इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इंडिकेशंस में क्या है, नीड फॉर सेडेशंस, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। हम क्या, सेडेशंस की नीड हो, एक पेशेंट को हम सेडेट करते हैं उसकी नीड हो तो उसलिए भी हम वेंट पे डालते हैं। वो हम किस कंडीशन में डालते हैं कि जब आपके पास रिस्पायरी रेट बहुत ज़्यादा होता है, रिस्पायरी रेट आपके पास 35 से ज़्यादा होता है और कंटिन्यूस होता है, वो कम नहीं होता है, तो उस टाइम भी हम मरीज़ को क्या करते हैं, वेंट पे डालते हैं। वेंट पे हम इसलिए डालते हैं ताकि उसको हम सेडेट करते हैं, ताकि उसका रिस्पायरी रेट क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नीड टू डिक्रीज सिस्टेमिक आर मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। फिर आपकी सिस्टेमिक या ऑक्सीजन डिमांड कंजप्शन जो है आपके पास मायोकार्डियम की, वो आपके पास कम करने के लिए हम वेंट पे मरीज डालते हैं। यूज़ ऑफ हाइपरवेंटिलेशंस टू रिड्यूस इंट्राक्रीनियल प्रेशर, हाइपरवेंटिलेशंस के लिए ताकि उसका इंट्राक्रीनियल प्रेशर उसके साथ क्या हो जाए, कम हो जाए। वेंटिलेशन एब्नॉर्मलिटीज आपके पास क्या है, रिस्पायरेटरी मसल डिसफंक्शन। अब वेंटिलेशन तो आपने एब्नॉर्मलिटीज उसके साथ कौन कौन से, जो आपके पास रिस्पायरेटरी मसल डिसफंक्शन हो, रिस्पायरेटरी की जितनी भी मसल हैं, चाहे डायफ्राम है, चाहे इंट्राकास्टल मसल है, या आपके पास लंग्स है, उसमें कोई डिसफंक्शन आ जाती है, मसल काम करना छोड़ लेते हैं, तो उस टाइम भी हम वेंट लगाते हैं। सही। रिस्पायरेटरी मसल फिटीग कब हो गए, थक जाते हैं जब आप लेबर ब्रीथिंग में हो। लेबर ब्रीथिंग आप जाते हो जब आप अपने इसी मसल यूज़ करते हो, नेक मसल यूज़ करते हो आप, इंटरकास्टल मसल और डायफ्राम, एब्डोमिनल ब्रीथिंग आप स्टार्ट करते हो। एक बात याद रखना, MCQs में आप लोगों को आ सकते हैं, जो आपके पास एब्डोमिनल ब्रीथिंग है वो बच्चों में नॉर्मल होता है, बड़ों में वो आपके पास क्या है, लेबर ब्रीथिंग है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग है। तो डायफ्राम ब्रीथिंग आपने स्टार्ट की तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, मसल फटीग होता है। जब मसल फटीग होता है तो आप रिस्पायरेशन छोड़ लेते हो, जब छोड़ लेते हो तो फिर आप सांस लेने की अहलियत नहीं रखते हो। चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटीज़ आप में हो या न्यूरो मस्कुलर डिजीज़ हो, जिस तरह हमने GBS और पोलियो, माइलाइटिस, बाकी डिजीज़ हमने पढ़े, तो इस तरह की डिजीज़ हो। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन एब्नॉर्मलिटीज़ होगी। ऑक्सीजन एब्नॉर्मलिटीज़ मैंने आप लोगों को बताया, ये जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें इस तरह की डिजीज़ होंगी तो उस मरीज़ को हम वेंट पे डालेंगे। सही है। इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि किस मरीज़ को हम वेंट पे डालते हैं। अब ऑक्सीजन की एब्नॉर्मलिटीज़ में आपके पास रेफ्रेक्टिव हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया हम किस चीज़ को कहते हैं कि उसके ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। एक हाइपोक्सिया है, टिश्यू में कमी है, एक हाइपोक्सीमिया है, इट्स मींस टिश्यू में और ब्लड में उसकी कमी है। तो नीड फॉर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, उसके लिए पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर की नीड होती है। एक्सेसिव वर्क ऑफ ब्रीथिंग, और एक्सेसिव वर्क ऑफ ब्रीथिंग की नीड होती है, मीन्स ताकि वो अपना हाइपर वेंटिलेट हम करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, पूरा होगा, अदरवाइज फिर ऑक्सीजन पूरा नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर हम देख लें कि हमें किस तरह पता चले कि हाइपोक्सीमिया है, तो इट्स मीन्स हम उसके टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, हम ABGs टेस्ट करते हैं। ABGs टेस्ट में हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मालूम करते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन उसके 60 से कम होगा तो उस मरीज़ को फिर हम वेंट पे डालते हैं। ये क्राइटेरिया है ताकि उसको वेंट पे हम डालें। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसके 60 से अबव है तो फिर हम देखते हैं उस पे वेंट पे नहीं, लेकिन 80 आपके पास क्या है, नॉर्मल है। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है आपके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ वेंटिलेशन सपोर्ट। अब दूसरी बात ये कि हर एक कंसल्टेंट्स का या हर एक इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया भी अक्सर चेंज होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं क्राइटेरिया में या उसके चीज़ों में, लेकिन जो आपके पास यूनिवर्सल क्राइटेरिया है वो हमारे पास यही है कि अगर आपके पास रिस्पायरेटरी रेट 35 से अबव होता है और कंटिन्यूस होता है तो उस मरीज़ को हम वेंट पे डालते हैं, क्योंकि आपके पास नॉर्मल रेंज 12 to 20 है या 10 to 20 आप काउंट कर सकते हो, लेकिन 35 से अगर कंटिन्यूस ज़्यादा है तो इट्स मीन उसको वेंट की नीड है, उसको हम वेंट पे डालते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियसली कहा। फिर टाइडल वॉल्यूम आपके पास है ml पर kg बॉडी वेट में लेस देन 5 होनी चाहिए। 5 to 7 आपके पास नॉर्मल रेंज है। टाइडल वॉल्यूम आपके पास क्या है, 5 to 7। उसके बाद आपके पास वाइटल कैपेसिटी ml पर kg बॉडी वेट आपके पास है, ये लेस देन आपके पास 15, ग्रेटर देन 15 आपके पास होनी चाहिए। 65 to 75 आपके पास नॉर्मल है। फिर मैक्सिमम इंस्पायरेशन फोर्स आपके पास ग्रेटर देन -20 होनी चाहिए। 75 to 100 आपके पास क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, अब टाइडल वॉल्यूम आपके पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर
दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रिस्पायरेशन साइकिल। जब आप सांस लेते हो और सांस निकालते हो कॉमनली हम 500 ml लगाते हैं। अगर जब एडल्ट आपके पास होता है तो उसमें हम 500 ml रखते हैं। टाइडल वॉल्यूम आप लोग वहाँ पे आप स्क्रीन में आप लोगों को वेंटिलेटर के अंदर स्क्रीन में आपको नजर आता है कि टाइडल वॉल्यूम, उसको कॉमनली एडल्ट के लिए हम 500 रखते हैं। फिर हम उसको एज के हिसाब से या बॉडी के वेट के हिसाब से हम उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ है उसमें भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में ये थोड़ा सा हम नॉर्मल से हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते थे। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, जो वाइटल कैपेसिटी आपके पास है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी रेट आपके पास और एक्सपायरेटरी जो आपके पास है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जितनी भी आपके पास है उस दोनों को हम ऐड करते हैं वॉल्यूम, सही है। तो उससे आपके पास क्या आता है, वाइटल कैपेसिटी आता है और उसकी वैल्यू 4800 ml आपके पास ये नॉर्मल है आपके पास। और साथ में आपके पास मैक्सिमम इंस्पायरेशन जो माउथ प्रेशर है आपके पास है, उसमें आपके पास 80 सेंटीमीटर H2O और वोमेन में आपके पास मेन में 80 है और वोमेन में आपके पास 70 है। तो ये भी आप लोगों को याद करना चाहिए, ये बेसिक वैल्यू आपके पास है तो उसको आप लोगों ने एक ये क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया आपके पास यही है, सही है। एक जो मैंने आप लोगों को बताया वो क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया आपके पास यही कि अगर पीएच आपके पास 7.25 से कम होता है, सही है। नॉर्मल आपके पास 7.35 से 7.45 है। उसके बाद PaO2 वगैरह आपके पास 60 से कम होता है, सही है। नॉर्मल आपके पास 75 to 100 है। PaCO2 आपके पास अबव 50 होता है, नॉर्मल आपके पास 35 to 45 है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें कोई वैल्यू आपके पास कम होता है तो वो इंडिकेट करता है किस चीज़ को, वेंट को। और इसका पता हमें किस तरह चलता है, जब हम उसकी ABGs टेस्ट करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन आपके पास है, नेगेटिव प्रेशर आपके पास है और पॉजिटिव प्रेशर आपके पास है, नेगेटिव प्रेशर एंड पॉजिटिव प्रेशर। अब नेगेटिव प्रेशर आपके पास क्या है, अर्ली नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन वर नोन एज आयरन लंग्स, उसको हम पुराने ज़माने में हम उसको आयरन लंग्स भी कहते थे। जो आपके पास नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर था उसको हम आयरन लंग्स भी कहते हैं। इसके आगे इमेज है, इमेज में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि उसको आयरन लंग्स क्यों कहते थे। द पेशेंट बॉडी वाज in case in an iron cylinder and negative pressure was generated। इसमें क्या करते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग की बॉडी हम क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर में रखते थे, वो आगे इमेज में है वो सिलेंडर, और वो क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता था वो सिलेंडर। द आयरन लंग्स आर स्टिल ओकेजनली यूज टुडे, ये आजकल भी कुछ कंट्रीज में ये यूज़ होते हैं। ये आगे इमेज में आप लोग देख लो, इसमें आप लोगों के पास वही इमेज है। इसमें आप लोग देखो ये नेगेटिव प्रेशर आपके पास क्या होता, डेवलप करता था। कॉमनली ये हॉस्पिटल में आजकल यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज में आजकल भी इसको यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म्स नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज समटाइम यूज इन पेशेंट विद क्रॉनिक डिजीज़। ये आपके पास जब क्रॉनिक डिजीज़ होते थे उसमें हमारे पास ये शॉर्ट टर्म्स के लिए नेगेटिव प्रेशर हम यूज़ करते थे। शॉर्ट टर्म मीन्स कम वक्फे के लिए, जिस तरह हम वक्फे से CPAP और YPAP यूज़ करते हैं, तो इस तरह ये भी उसको उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या था, रेस्ट्रिक्ट किया था। हाउएवर बिकॉज द लिमिट पोजिशनिंग एंड मोमेंट एंड द लैक ऑफ एडाप्टेबिलिटीज टू लार्ज और स्मॉल बॉडी टॉर्सिस चेस्ट, ये कॉमनली क्लिनिकल साइड पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था। क्यों रिस्ट्रिक्ट किया, दो रीज़न थे। एक तो यही था कि उसका जो सिलेंडर था वो शेप जो चेस्ट के साथ नहीं मैच करता, क्योंकि कुछ लोगों का चेस्ट बड़े होते कुछ छोटे होते, तो इसलिए उसका शेप नहीं बनता था। दूसरा आपके पास क्या था कि इसलिए कि उसमें पोजीशंस की थी, सही है। और तीसरा आपके पास मोमेंट की जो थे, वो जहाँ पे वो कोई भी पेशेंट होता था वो मूवमेंट नहीं कर सकता था, मीन्स उसी में सीधा पड़ा रहता। तो दो वजह से उसने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था। एक मूवमेंट नहीं कर सकता, दूसरा उसके चेस्ट का जो शेप था वो चेंज थे। और फोर्स विल बी ऑन द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जो हमारा फोर्स था वो भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिलीवर गैस टू द पेशेंट्स अंडर द पॉजिटिव प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन फेज। अब ये क्या करता है, जो सांस इंस्पायरेशन फेज में सांस लेने को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन फेज। जब हम सांस इनहेल करते हैं उसको हम इंस्पायरेशन फेज कहते हैं। तो इसी में ये आपके साथ हेल्प करता है। फिर विंड में हमारे पास डिफरेंट
वेंट में हमारे पास डिफरेंट उसके मूड होते हैं। उस मूड में अगर हम देख लें, कुछ मूड में ये जस्ट हमारे साथ हेल्प करता है इंस्पायरेशन में, कुछ में हम खुद सांस लेते हैं लेकिन ये जस्ट हमें गाइड करता है, और कुछ में कंप्लीटली वो इंस्पायरेशन फेज कंप्लीटली किस चीज़ पे होता है, वेंट पे होता है, हम जस्ट उसमें सेटल करते हैं। वो मूड्स अब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने यही याद रखना है कि पॉजिटिव प्रेशर में हम क्या करते हैं, हम इंस्पायरेटरी प्रेशर हम लेते हैं। ये आप लोग देख लो, ये आपके पास वेंट है, ओल्ड एज का वेंट है, पुराने ज़माने में इस तरह वेंट होते थे। ठीक है, अब जो लेटेस्ट आए मैंने आप लोगों को बताया उसमें डिफरेंट शेप भी आए हैं, इतने आए कि मीन्स आप छोटे से बैग में भी अपने साथ लेके जा सकते हो। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में वॉल्यूम है, प्रेशर है एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन है। तीन टाइप्स है उसके, वॉल्यूम वेंटिलेटर्स, प्रेशर वेंटिलेटर्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर्स। अब इसमें हम एक एक को पढ़ते हैं। Volume ventilators. The volume ventilator is commonly used in critical care setting. Volume ventilator आपके पास commonly use होता है कहाँ पे, critical care units में आपके पास use होता है। The basic principle of this unit is that a designated volume of air is delivered with each breath. Designated volume में जितना वॉल्यूम आपने सेट किया है उतना वॉल्यूम वो देगा। अगर आपने जितना टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया है उतना टाइडल वॉल्यूम ये क्या करेगा, मरीज को प्रोवाइड करेगा। The amount of pressure required to deliver the set volume depends on patient lungs compliance, patient ventilator resistance factor. अब ये दो चीज़ों पे आपके पास डिपेंड करता है कि उसके लंग्स कंप्लाइंस कैसे हैं, उसके लंग्स किस तरह हैं, उसको ज़्यादा नीड ज़रूरत है, टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हम रखें या टाइडल वॉल्यूम हम कम रखें। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ डिजीज़ हमारे पास उस तरह होते हैं जिसमें हम टाइडल वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। अगर टाइडल वॉल्यूम हम बहुत ज़्यादा रखते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, उस लंग्स को ब्रस्ट होने की चांसेस होती है, लंग्स में इंजरी हो सकती है, तो मसला फिर और भी ज़्यादा हो सकता है। या पेशेंट वेंटिलेशन रेजिस्टेंस फैक्टर, कौन कौन से रेजिस्टेंस फैक्टर है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हम सेट करते हैं और मरीज को हम देते हैं। Therefore peak inspiration pressures, PIP का मतलब क्या है, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि PIP की एब्रिविएशन क्या है। पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर मस्ट बी मॉनिटर इन वॉल्यूम मोड्स बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम द ब्रेथ टू ब्रेथ, क्योंकि ये आपके पास वेरी करता है ब्रेथ टू ब्रेथ। विद दिस mode of ventilators, a respiratory rate, inspiratory times and tidal volume are selected for the mechanical breath. इस मोड में हम क्या करते हैं, respiratory rate, respiratory times and tidal volume सब कुछ हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास उसके अंदर सेटिंग होती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास वेंट में डिफरेंट मूड्स होते हैं, जो आपके पास स्पॉन्टेनियस मूड होता है या SIMU मूड होता है, सही है, साइमल्टेनियस इंटरमीडिएट स्पॉन्टेनियस मूड आपके पास होते हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम सेट करते हैं। जो आपके पास कंट्रोल मूड होता है तो उसमें कंप्लीटली कंट्रोल जो है वो वेंट का होता है। जो आपके पास स्पॉन्टेनियस मूड होता है उसमें मरीज खुद ले सकता है, लेकिन कभी कभी उसको नीड हो तो वेंट उसके साथ हेल्प करते हैं। जो SIMU मूड होता है उसमें हम क्या कहते हैं, हम सेट करते हैं, वो जनरेट वेंट करता है लेकिन पूरा जो है वो जनरेट मरीज करता है लेकिन पूरा वेंट करता है। तो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उसको किस तरह हम सेट करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम सेट करते हैं। लेकिन कॉमनली रिस्पायरेटरी रेट, इंस्पायरेटरी टाइम एंड टाइडल वॉल्यूम हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वेंट के अंदर हमारे पास सेटिंग होती है। मैंने आप लोगों को कहा कि टाइडल वॉल्यूम अगर आपने 400 रखना है, 500 रखना है, जितना आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अब रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास कॉमनली हम रखते हैं अकॉर्डिंग टू ABGs के हिसाब से रखते हैं। अब अगर आपके बॉडी के अंदर ABGs आपने की और वहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड 70 आया, तो फिर लाजमी बात है हम क्या करेंगे, रिस्पायरेट हम ज़्यादा करेंगे। हम इसलिए रिस्पायरेट पर ज़्यादा करेंगे ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर ब्लड में जमा हुआ है वो वॉश आउट हो जाए और वो नॉर्मल तक आ जाए। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यही कि हम खुद सेट करते हैं और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो प्रेशर वेंटिलेटर है, द यूज़ ऑफ प्रेशर वेंटिलेशन इज इंक्रीजिंग इन क्रिटिकल यूनिट्स आर टिपिकली प्रेशर मोड्स डिलीवर्स a selected gas pressure to the patient early in inspiration and sustain the pressure throughout the inspiratory phase. By meeting the patient inspiratory flow demands throughout inspiration, patient effort is reduced and comfort increase. इसमें क्या होता है कि प्रेशर वेंटिलेशन मोड में हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग इन क्रिटिकल यूनिट, ये कॉमनली अब ज़्यादा हुआ है। इंक्रीजिंग क्रिटिकल यूनिट मीन्स क्रिटिकल यूनिट में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्यों ज़्यादा यूज़ होते हैं, डिलीवर सेलेक्ट गैस प्रेशर, जो केस गैस प्रेशर हमने सेलेक्ट किया है वो उसको डिलीवर करता है, उतना ही देता है मरीज को। अर्ली इन इंस्पायरेशन एंड सस्टेन द प्रेशर थ्रू आउट द इंस्पायरेटरी फेज।
जब वो सांस लेने की कोशिश करता है तो उस टाइम जितना प्रेशर हमने सेलेक्ट किया उतना प्रेशर वो उसको देगा, उससे न ज़्यादा देगा ना कम देता है, तो इसलिए ये हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है। बाय मीटिंग द पेशेंट इंस्पायरेशन फ्लो डिमांड्स थ्रू आउट द इंस्पायरेशन, और इसी के थ्रू हमारे पास क्या होता है, जो मरीज़ की डिमांड है वो पूरा होता है। अब अगर मरीज़ की डिमांड है कि वो 450 ml प्रेशर के साथ आप इंस्पायर कर लें तो 450 ml देगा, वो ज़्यादा नहीं देता क्योंकि हमने उसको पहले से सेट किया है, और इसी वजह से मरीज़ को कंफर्ट मिलती है। ऑल द प्रेशर इज कंसिस्टेंट विद दीज मोड, वॉल्यूम इज नॉट, वॉल्यूम विल चेंज विद change in resistance or compliance, therefore exhale tidal volume is variable by monitoring closely with pressure modes. The pressure level to the delivers is selected, and with some modes options pressure controls describe letters rate and inspiratory times and persist as well। इसमें फिर क्या होता है, आपके पास प्रेशर इज कांस्टेंट एंड दीज मोड, वॉल्यूम इज नॉट। प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है, प्रेशर मीन जितने प्रेशर से हम उसको एयर देते हैं वो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम जितना उसका मकदार होता है वो आपके पास इसमें क्या होता है, वो नहीं होता है, क्योंकि मकदार जो होता है वो उसमें वो खुद सेलेक्ट करता है कि उसके लंग्स की कंप्लायंस किस तरह है। अगर लंग्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम लेगा, अगर रेजिस्टेंस उसमें कम है तो वॉल्यूम उसमें ज़्यादा लेगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन है। हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन आर स्मॉल टाइडल वॉल्यूम 1 to 3 ml पर kg एट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 100 ब्रीथ पर मिनट। उसमें आपके पास क्या होता है, 1 to 3 ml पर kg आपके पास टाइडल वॉल्यूम होता है 1 से लेकर 3। अगर आपके पास मरीज़ का वेट आपके पास 40 है तो आप उसको 40 मल्टीप्लाई बाय 3 जितना आता है तो उतना आप उसको टाइडल वॉल्यूम आप रख सकते हो, और उसका जो ब्रीथ है वो 100 ब्रीथ पर मिनट भी आप उसमें दे सकते हो उसको। The higher frequency ventilation accomplishes oxygenation by the diffusion of oxygen and carbon dioxide from high to low gradients of concentration। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि अगर हम ब्रीथ रेट ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है, वॉश आउट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए वो डिफ्यूज़ करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो तक। अगर आपके पास ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा होता है, सही मीन्स कभी कभी इस तरह होता है कि बॉडी के अंदर जब हम EBGs करते हैं तो उसका ऑक्सीजन लेवल 120 तक भी पहुंच जाता है, 120 तक पहुंच जाता है, या अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसका ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से हम हाई फ्रीक्वेंसी वेंट यूज़ करते हैं ताकि वो उसको क्या करे, अपनी नॉर्मल की तरफ लेकर आए। दिस डिफ्यूज मोमेंट इज इंक्रीजिंग if the kinetic energy of the gaseous molecule is increased. A high frequency ventilator would be used to achieve lower peak ventilation pressure, thereby lowering the risk of बेरोट्रामा। बेरोट्रामा मीन जब आपके लंग्स के अंदर जो ट्रामा होता है उसको हम बेरोट्रामा कहते हैं। लंग्स के अंदर आपके पास टिश्यू के अंदर जो ट्रामा होता है उसको हम बेरोट्रामा कहते हैं। इस वजह से ये क्या करता है, आपके पास रिस्क कम करता है, किस चीज़ की, बेरोट्रामा की। जो हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास है उसको आपके पास और बेरोट्रामा की जो रिस्क है वो कम करता है। जो बाकी इवेंट होता है उसमें बेरोट्रामा की चांसेस ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन आपके पास है, क्लासिफिकेशन फिर हम नेक्स्ट में